नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। अगले आदेश तक तीनों कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। फिलहाल लागू नहीं किए जाएंगे कृषि कानून। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है। कृषि कानूनों पर रिपोर्ट देगी 4 सदस्यीय कमेटी। तो अब ये फैसला लिया गया है कि 4 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद फिर तमाम फैसले लिए जाएंगे। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने सुप्रीम कोर्ट में शामिल, जितेंद्र सिंह मान, बीकेयू प्रमोद जोशी कमेटी में शामिल होंगे। महाराष्ट्र क्षेत्रीय संगठन के अनिल धनवंत कमेटी में शामिल होंगे। तो 4 लोग आपको हम बता दें कमेटी में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट की 50 दिनों से किसान आंदोलन ये चल रहा है। किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल हैं। और आपको बता दें कि कई राउंड की बातचीत भी किसानों द्वारा और किसान और सरकार के बीच में हो चुकी है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर 4 सदस्य की कमेटी बनाई है। कमेटी सदस्य नंबर 1 जितेंद्र सिंह मान, बीक्यू से कमेटी सदस्य नंबर 2 डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, AIKCC से कमेटी सदस्य नंबर 3 अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री कमेटी सदस्य नंबर 4 अनिल धनवंत क्षेत्रकारी कमेटी में मौजूद है। तो ये 4 बड़े नाम जो कमेटी में मौजूद रहेंगे और इनको यही लोग हैं जो मध्यस्थता लेकिन ये नहीं कराएंगे, बल्कि ये देखेंगे कि किसानों के लिए क्या बेहतर है और जो सरकार के द्वारा कानून लाए गए हैं उन दोनों ही पक्षों को सुनेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट ये लोग कोर्ट में सौंपेंगे। आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी गठित कर दी है। और इन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के साथ ही अगले आदेश तक तीनों कृषि कानून लागू नहीं होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि तीनों जो कानून हैं वो लागू फिलहाल नहीं होंगे। तो ये एक राहत की बात किसानों के लिए। लेकिन आपको बता दें एक कमेटी का भी गठन होगा, क्योंकि कल ही कोर्ट ने कहा था कि एक कमेटी द्वारा कमेटी बनाई जाएगी और उसके साथ वो कमेटी ही रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद ही तमाम चीजें होंगी। और आपको बता दें कमेटी सदस्य नंबर 3 अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री और 4 लोगों की एक कमेटी, और ये 4 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी सदस्य नंबर 4 अनिल धनवंत क्षेत्रकारी, ये तमाम लोग कमेटी में शामिल होंगे। और वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से खास बातचीत की संवाददाता गौरव यादव ने। क्या कुछ बातचीत हुई है आपको सुनाते हैं। सर, एक चीज बताइए कि कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी, क्या लगता है क्या इसका स्वागत करेंगे? नहीं, हम अपना ना कोर्ट पे कोई वो देना, हम अपना जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो हम भिजवा देंगे। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कोर्ट ने कमेटी बनाई और कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के भी एक सदस्य को लिया गया है, क्या है वो? क्या कोर कमेटी में है 40 लोगों की कमेटी बात करते, उसमें से है कोई वो आंदोलन कर रहा है, उसका टेंट कहाँ लग रहा है? तो एक चीज बताइए कि आप जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है इसका स्वागत नहीं करते, इसको नहीं करते? हम क्यों कोर्ट के खिलाफ और स्वागत की उसकी बात कहाँ से आएगी? सरकार 26 तारीख को लेकर मान रही है कि 26 तारीख को आप अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो हिंसा होगी। कोशिश करेंगे, घुसना हिंसा क्यों होगी भाई? हम तिरंगा झंडा लेकर दिल्ली में शामिल होंगे परेड में, तो उसमें हिंसा थोड़ा होगी। पुलिस अगर हमको रोकेगी, उस पर टियास गैस का इस्तेमाल करेगी, पानी का इस्तेमाल करेगी, तो हिंसा तो पुलिस करेगी। हम थोड़ा कोर्ट के फैसले पे भरोसा नहीं है? कोर्ट जो निर्णय लेगा वो किसान को हम इसका बता देंगे ना, लीगल लोग हैं वो बता देंगे सब। लोग आपके ही तो लोग हैं तो समझना चाहेंगे कि वो जो फैसला लेंगे वो लीगल बता देंगे। अगर आप कह रहे हो क्या आप कह रहे हैं कि बता देंगे, लीगल लोगों की बात होगी, यानी कि सब कुछ गोलमोल रवैया है, लेकिन जो कानून की जो रोक लगी है उस रोक से वो सहमत नहीं है की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए, उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित किया और
किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। बैठे हैं बॉर्डर पे, वो तो आए ही नहीं है उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे। इसको किस तरह से समझाया और कितना समय लगेगा? ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर 4 सदस्य की कमेटी बनाई है। कमेटी में 4 लोग शामिल होंगे। कमेटी सदस्य नंबर 1 जितेंद्र सिंह मान, जो कि भारतीय किसान यूनियन से। कमेटी सदस्य नंबर 2 डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, जो कि AIKCC से हैं। कमेटी सदस्य नंबर 3 अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री हैं। और कमेटी सदस्य नंबर 4 अनिल धनवंत शेतकारी। ये चारों लोग शामिल रहेंगे। तो आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से तमाम इस पूरे मुद्दे के ऊपर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि कृषि कानूनों पर एक रिपोर्ट देगी ये 4 सदस्य कमेटी। इन 4 लोगों के नाम दिए गए हैं जो कि कमेटी में शामिल होंगे। और आपको बता दें 50 दिनों से जारी है किसानों की ये लड़ाई। और पहले सरकार और किसानों के बीच ये लड़ाई जो चल रही थी, तमाम दौर की वार्ता हुई किसान और सरकार के बीच, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना ही पड़ा। और एक और कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी। वहीं दूसरी ओर नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। बॉर्डर पर किसान अपने मनोरंजन का भी इंतजाम किसानों ने किया हुआ है। धरना स्थल पर किसानों ने संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहेंगे। और देखिए कुश्ती लड़ते हुए तमाम किसान अपना कुश्ती में अपने हाथ आजमाते हुए। देखो, हमें सरकार से कोई उम्मीदें नहीं है, लेकिन देश की न्यायपालिका पर हमें पहले भी विश्वास था, आज भी है और आगे भी रहेगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट आदेश जो देंगे आज, उस आदेश को फिर हम अपने किसान भाइयों के साथ बैठ करके उस पर निर्णय करेंगे, उसे उन्हें समझाएंगे इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बाद उस पर कोई निर्णय लेंगे। उत्साहित तो क्या, आशावान है। उत्साहित तो इसीलिए नहीं कहूँगा क्योंकि सरकार देश की न्याय व्यवस्था पर, सिस्टम पर हम किसान विश्वास रखते हैं। इसीलिए अगर आज सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसको माना जाएगा। हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है तो हमारा एक किसान आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो करते रहेंगे। उत्साहित तो क्या, आशावान है। उत्साहित तो इसीलिए नहीं कहूँगा क्योंकि सरकार देश की न्याय व्यवस्था पर, सिस्टम पर हम किसान विश्वास रखते हैं। इसीलिए अगर आज सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसको माना जाएगा। और हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रमेश, तो परिहार की तरफ हम चलते हैं। रमेश, जिस तरीके से अब देखिए कोर्ट का भी फैसला आ गया। कोर्ट ने कहा है कि 4 सदस्य की कमेटी बनेगी और वो कमेटी ही अब अपनी जब रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। कोई सदस्यता नहीं करेगी ये कमेटी किसी भी तरीके का बीच बचाव दोनों की पक्षों की तरफ से नहीं करेगी। किसानों की भी सुनेगी, सरकार की भी सुनेगी और उसके बाद अब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। रमेश, तो रमेश की आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से कोशिश करेंगे कि रमेश आप तक मेरी आवाज पहुंची। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, रमेश आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रमेश, यही सबसे पहला सवाल मेरा है। अब ये 4 सदस्य कमेटी बनाई गई है। अब ये जो 4 सदस्य कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कोर्ट के सामने और उसके बाद तमाम बातें आगे की होंगी। कोर्ट का फैसला आ गया है, आप बॉर्डर पर मौजूद हैं, आपने किसानों से बातचीत भी करी होगी। किसानों की क्या प्रतिक्रिया आई है?
रमेश, देखिए, किसानों की ओर से साफ शब्दों में कह दिया गया है कि हमें अस्थायी रूप से रोक नहीं चाहिए, हमें संपूर्ण रूप से रोक चाहिए, इस कानून को खत्म चाहिए, हमारी तरफ से पूरा कानून खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हम इस धरना प्रदर्शन स्थल से हटेंगे, अन्यथा हम लगातार धरना देते रहेंगे। और साथ ही साथ 26 जनवरी की परेड का भी हम आयोजन करेंगे। और हम लोग इन बातों को नहीं मानते, कमेटी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हमारे हित में होगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन मौके पे देते रहेंगे और स्थल से हटेंगे नहीं। हमारी मांगे हैं स्पष्ट तौर पे ये है, हम सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाना चाहते हैं कि जो अस्थायी रोक लगाई है वो स्थायी रूप से लगाई जाए। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए रमेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता रमेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, बताते हुए कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब जो कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी उसके अनुसार आगे की जो कार्रवाई होगी, जो काम होगा वो किया जाएगा। लेकिन अभी भी किसान संगठन अड़े हुए हैं और तमाम किसान अड़े हुए हैं कि जब तक हमारे अनुसार फैसले नहीं लिए जाएंगे तब तक हम इस जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं जो कि है अमरोहा से। बीजेपी नेताओं के विरोध में बोर्ड लगा है, बोर्ड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांव में पहले भी लग चुके हैं इस तरह के बोर्ड। थाना धनोरा क्षेत्र के रसूलपुर माफी में ये बोर्ड लगाए गए हैं। गांव में पहले भी इस तरीके के बोर्ड लगाए जा चुके हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना धनोरा क्षेत्र के रसूलपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमरोहा बीजेपी नेताओं के विरोध में ये बोर्ड लगाए गए हैं और बोर्ड्स पर बीजेपी नेताओं का विरोध करके तमाम चीजें लिखी गई हैं। और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या कुछ इसके ऊपर लिखा है, 2022 में एक एमएलए नहीं देंगे और ये तमाम बातें लिखी हुई हैं उनके खिलाफ। और हम जल्द ही कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से जुड़ने की, जो विस्तार से इस पूरी खबर के ऊपर जानकारी देंगे कि क्या है पूरा मामला और क्या कुछ समस्या वहां पर हुई जिसको लेकर के बीजेपी के तमाम जो नेताओं का विरोध किया जा रहा है और अब इस तरीके से बोर्ड लगा करके ये विरोध जताया जा रहा है। गांव में पहले भी इस तरीके के बोर्ड लग चुके हैं। और प्रदीप कुमार हमारे संवाददाता अमरोहा से हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि पूरा मामला क्या है, किस चीज का विरोध कर रहे हैं ये तमाम गांववासी और क्यों बीजेपी नेताओं के विरोध में ये बोर्ड लगाए गए हैं और बोर्ड पे क्या कुछ लिखा गया? प्रदीप, मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा मामला अमरोहा जनपद के धनोरा थाना क्षेत्र में आने वाले गाँव रसूलपुर का है, जहाँ किसान अध्यादेश बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं और उन्होंने गाँव में बोर्ड लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है कि जो बिल है, जो काला बिल है वो वापस लिया जाए। और बोर्ड पर उन्होंने लिखा है कि 2019 के सांसद चुनाव में भी हमने मुरादाबाद मंडल से कोई भी भाजपा को सांसद नहीं दिया है और 2022 के चुनाव में भी कोई विधायक नहीं देंगे। तो ये कुल मिलाकर के कृषि कानूनों के विरोध में यहाँ पे विरोध जता रहे हैं गाँववासी, ये है, ये कहना चाह रहे प्रदीप आप? यही बिल्कुल जी। तमाम जानकारी के लिए प्रदीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़े थे। और अब देखिए, किसान जो कानून है उसका जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और रुक करते हैं अगली खबर का जो कि है सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बेहद जर्जर नजर आ रही है। बोर्ड में लिखा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी ठीक से लिखा समझ नहीं आ रहा है। इस अस्पताल में हर दिन करीब 100 मरीज इलाज के लिए आते हैं। मरीजों को एडमिट करने के बाद वार्ड में रखने के लिए कमरे तो हैं, लेकिन वार्डों की छत को देखें तो जगह जगह से प्लास्टर उखड़ चुका है। किसी के ऊपर प्लास्टर कब गिर जाएगा और कौन चोटिल हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। इसका अंजाम आप इन तस्वीरों को देख करके खुद लगा सकते हैं। वहीं इस मामले में सीएमओ इंद्र विजय विश्वकर्मा ने कहा है कि जिले के कई पीएचसी जर्जर हो चुके हैं, जिसके बारे में शासन को अवगत करा दिया गया है। हाँ, जल जमाव से तो बहुत परेशानियां होती हैं, मरीजों को भी, हम लोगों को भी, क्योंकि जो एक बार बरसात हो जाता है तो कम से कम 15 दिन तक पानी नहीं निकलता है। तो परेशानी हम लोग उस पीरियड में अन्यत्र जगह पर, वहाँ सामने जो दिखाई दे रहा है बिल्डिंग, उसमें बैठ के काम करते हैं। हाँ, और कोई परेशानी नहीं है, केवल यही बिल्डिंग अगर नया हो जाए तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसके डिसमेंटल करके और नए भवन के निर्माण की स्वीकृति भी आ चुकी है। जैसा कि बासी में आप देख ही रहे, उसका ध्वस्तीकरण चल भी रहा है और 50 बेड का नया बन रहा है। इसी तरीके से तमाम मैंने खुद दौड़े किए हैं और उसमें जो है अब जैसे खुनियाओं की भी बहुत नया गया था तो काफ़ी पानी गिरे, तो सबके प्रपोजल गए हुए हैं। जैसे ही वहाँ के बजट आ जाएंगे, ध्वस्तीकरण गया है, नया निर्माण कराया।
ये बेसिकली पूरा पीएचसी ही जो है वाटर लॉगिंग एरिया में पड़ गया है। रोडें ऊंची हो गई समय के साथ और वाटर लॉगिंग है, तो वाटर लॉगिंग होने की वजह से और भी जर्जर होती जाती है पीएचसी। और पिछले 6 महीना अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक पीएचसी में जल भराव था और पीएचसी इस वक्त जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ एक हम लोग की बैठक हुई थी, तो उसमें इसके पीएचसी के बारे में समस्याएं पूछी गई थी। तो उस पर बताने के उपरांत इस पीएचसी को निष्प्रयोज पीडब्ल्यूडी द्वारा घोषित किया जा चुका है। आगे के पीएचसी और आवास इत्यादि के निर्माण के लिए प्रक्रिया जो है लखनऊ में आगे। डॉक्टर साहब, परेशानियां तो आप लोग अभी भी झेल रहे हैं, आखिर टूटी फूटी दीवारें, छत से प्लास्टर गिर रहा है, आप यहीं कुर्सी के नीचे बैठ के आपको काम करना पड़ा, तो इससे क्या परेशानियां होती हैं? परेशानियां आए दिन ऊपर से प्लास्टर गिरता रहता है, लेकिन अभी तक ये सौभाग्य है कि किसी के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई, किसी के साथ दुर्घटना नहीं। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है। ग्रेटर नोएडा में ठेकेदार की गोली मार करके हत्या का मामला सामने आया। मामले में खुलासा ना होने पर परिजनों ने मोर्चा खोल दिया है। इकोटेक फर्स्ट थाना पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला गया। डीसीपी कार्यालय का मृतक के परिजनों ने गिरा किया। इकोटेक फर्स्ट पुलिस के खिलाफ जम करके नारेबाजी भी की गई है। आपको बता दें, ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां पर ठेकेदार की गोली मार करके हत्या का पूरा मामला सामने आया है। ठेकेदार की गोली मारी गई है, उसको गोली मार दी गई और मामले में खुलासा ना होने पर परिजनों ने मोर्चा खोल दिया। यानी कि जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार अभी नहीं किया है। ललित पंडित हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं फोन लाइन पर। ललित, जिस तरीके से अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि मोर्चा खोल दिया, मेरे ख्याल से इसका तात्पर्य यही है कि शायद अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। ललित जी बिल्कुल, इकोटेक फर्स्ट थाना जनवरी को बरामद हुआ था, जो कि ठेकेदार का था, उसके बारे में जानकारी मिली थी कि गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। लगातार जो परिजनों के द्वारा कल भी प्रदर्शन रोड जाम किया गया था, आज उनके द्वारा डीसीपी कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। उनके स्टाफ पर मामले की जो आरोप हैं उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए और इसी के उनके द्वारा डीसीपी कार्यालय पर हंगामा किया, जिसका डीसीपी ग्रेटर नोएडा ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उनको आश्वासन दिया कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। जी, इस तमाम जानकारी के लिए ललित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारियां देते हुए। और अगली खबर भी ग्रेटर नोएडा से। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों को आम्रपाली मॉल से गिरफ्तार किया। मौके से 30 किलो सरिया, 2 आरी, तमंचा, कारतूस बरामद किए गए। थाना इकोटेक 3 पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इकोटेक 3 से ये कार्रवाई हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और वहीं संगम नगरी प्रयागराज में 130 सालों से नेत्र ज्योति की गंगा बह रही। संगम नगरी प्रयागराज में मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज, ऑपरेशन और दवा का वितरण सैकड़ों सालों से हो रहा है। कोरोना काल के बाद भी हर दिन 100 से अधिक ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इस अस्पताल में सभी लोगों को सही और सुरक्षित उपचार करना मुख्य उद्देश्य है। इस अस्पताल में आई बैंक भी मौजूद है, जिससे सभी को ज्योति मिल सके और अंधकार लोगों की जिंदगी से मिट सके। इस अंग्रेजों के जमाने के अस्पताल का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ आलोक मालवीय ने। आंखें, ज्योति, आंखों से ही सारी दुनिया को रंगीनी से देखा जा सकता है। और संगम नगरी प्रयागराज के लोगों को मेहताई हॉस्पिटल 130 सालों से आंखों की ज्योति प्रदान कर रहा है। हम चलते हैं अस्पताल के अंदर और देखते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं। आप देख सकते हैं कोविड काल में लोग ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं और उनकी सेवा पूरी तरह से डॉक्टर्स और स्टाफ कर रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को ऑपरेट किया जाता है फेको विधि से और ऑपरेशन विधि से। उनको लेंस फ्री में लगाए जाते हैं जो कि सरकारी होते हैं। और इसके साथ ही इस हॉस्पिटल में लगभग हम बात करें तो लाखों लोगों को आँखों की ज्योति मिली है और लोगों को ज्योति मिल रही है। उनका ऑपरेशन चल रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में सबसे अधिक ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर SP सिंह हैं, जो कि SRN के प्रिंसिपल भी हैं, वो हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया में। थैंक यू सो मच। किस तरह का ऑपरेट आप कर रहे हैं और क्या आगे का प्रोसेस है? अब आज ये हम लोगों ये कोरोना पीरियड में भी हम लोग ये पूरा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए
मोतियाबिंद के और अन्य आँख के ऑपरेशन किया जा रहा है। इसमें ग्लूकोमा सर्जरी भी है और अभी 2 दिन पहले केराटोप्लास्टी भी किया था, कर्निया ट्रांसप्लांटेशन भी हो रहा है। तो आज हम लोग एक अभियान की तरह चलाते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये नेशनल कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोग्राम है। तो इसके बाद भी हमारे इस हॉस्पिटल में पिछले वर्ष लगभग 18 से 20 हज़ार ऑपरेशन हुए थे। इस वर्ष भी हम लोग अभी काफ़ी ऑपरेशन हो रहे हैं। आज मेरे अंडर में 75 पेशेंट एडमिटेड हैं, सुबह से ऑपरेशन चल रहा है। तो हम लोग सोचते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें फ़ायदा पहुँचे और नेत्र ज्योति मिले और ये कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस का एक प्रोग्राम है, इसको सफल बनाने में हमारी पूरी टीम हमेशा तत्पर रहती है। और यहाँ सुबह से ऑपरेशन 8 बजे से, बल्कि और ज़्यादा होते हैं तो 6 बजे से ऑपरेशन शुरू कर दिए जाते हैं। और जो भी लोग आ जाते हैं उनको कोशिश किया जाता है कि सभी का ऑपरेशन किया जाए। और ये इसके बाद कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल उसको पालन किया जा रहा है। सभी लोगों को पहले से कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, इसके बाद सभी का ऑपरेशन किया जा रहा है। तो नेत्र ज्योति देना संकल्प है और संकल्प के साथ ही डॉक्टर एसपी सिंह लाखों लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान कर चुके हैं। अंग्रेजों के ज़माने का जो ये हॉस्पिटल है, ये समय के साथ अपने आप को हमेशा बदलता रहा है और बदलते परिवेश में अत्याधुनिक इक्विपमेंट के साथ ये जनता की सेवा में लगा है और आगे भी इसी संकल्प के साथ लगा रहेगा। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, मेहता आई हॉस्पिटल, प्रयागराज। और अगली खबर उन्नाव से। संदिग्ध हालात में एक दिव्यांग का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। दिव्यांग युवक का शव पुलिस को कब्जे में लेकर के पुलिस ने शव को जांच शुरू कर दी। उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।